तो जो आज हमने टॉपिक करना है ना बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकली तो है ही है, थ्योरेटिकली उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ही राइट्स, मेक ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स विद इमेजिनरी फिगर्स। आई रिपीट, मेक ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर्ड बाय लिक्विडेटर विद इमेजिनरी फिगर्स। आपने ये स्टेटमेंट बनानी है, 2 पेज की ये स्टेटमेंट है, और आपने इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से बड़े उससे बनानी है। इसका एक हिस्सा ये एसेट्स वाला है, ए और बी पार्ट, ये एसेट्स वाला है। और जहां से लाइबिलिटी शुरू हो जाती है, देखो आप देख रहे हैं एसेट्स, फिर लाइबिलिटीज है, एंड तक चलता है, बस यहां जाके ये वाइंड अप हो जाता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं, हम 2 तरह के एसेट पहले क्लासिफाई कर लेते हैं। एक वो एसेट जो हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को प्लेज करे हैं, जो गिरवी रखे हुए हैं, और दूसरे वो एसेट जो मैंने प्लेज नहीं करे हैं। बस ये 2 तरह की कैटेगरीज बनाई हैं एसेट्स की। हमने लिखा है एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड एज पर लिस्ट ए। ये लिस्ट ए के एसेट्स हैं विच आर नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। अगर स्पेसिफिकली प्लेज्ड होंगे तो लिस्ट बी में चले जाएंगे। लिस्ट ए, लिस्ट नीचे लगेगी, अटैच्ड लिस्ट होती है, हमने नहीं बनानी। लेकिन जब लिक्विडेटर बनाता है तो वो लिस्ट बनाता है कि ये एसेट लिस्ट ए में है। जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन सब का टोटल करना है बेटा। देखिए आप, ये ऐसे होएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कॉल्स इन एरिया, ये सब का टोटल कर लेना है। इतने पैसे मुझे रियलाइज होंगे, 7,20,400। एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए। जो एसेट हमने गिरवी नहीं रखे हैं वो सारे यहाँ लिख लेने, उनकी एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू लिखनी है। तो इसे हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से इसकी एस्टिमेटेड रिलाइज वैल्यू 8 लाख ले ली है। जैसे भी आएगी क्वेश्चन में, अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी 720 आ गई, 400। फिर दूसरे आगे एसेट स्पेसिफिकली प्लेज, जो गिरवी रखी है स्पेसिफिकली। तो जो एसेट हमने गिरवी रखी है उसके हमने 2 हिस्से बनाने हैं बेटा। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे 4 हिस्से, ए, बी, सी एंड डी। देयर आर 4 पार्ट्स टू दिस, ए, बी, सी एंड डी। सी पार्ट आप देख पा रहे हैं बड़ा, ए बी सी डी। ए में लिखना है जितने एसेट प्लेज करे हैं उनकी रिलाइजेबल वैल्यू। बी में लिखना है जितना अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। सी पार्ट में लिखना है जितनी डेफिशिएंसी आ गई। डी पार्ट में लिखना है सरप्लस आ गया। आई रिपीट, ए पार्ट में लिखना है जितने के एसेट बिक सकते हैं। बी पार्ट में लिखना है अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जितना सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा देना है। सी पार्ट में लिखना है डेफिशिएंसी। डी पार्ट में लिखना है सरप्लस। या डेफिशिएंसी आएगी या सरप्लस आएगा। तो सारे एसेट जो हम पहले ही बेच आए हैं, तो इसमें शेयर्स दे रखे थे, शेयर्स इन ए लिमिटेड, शेयर्स इन बी लिमिटेड, या शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, शेयर्स इन वाई लिमिटेड। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को गिरवी रख रखी है। तो 3,50,000 ये सारी वैल्यूज हमने अपनी तरफ से लिए, हाइपोथेटिकल कह सकते हैं। 3,50,000 की ये रिलाइजेबल वैल्यू है शेयर्स की। क्रेडिटर्स को देना 280 है, तो वी हैव ए सरप्लस ऑफ 70,000। उस क्रेडिटर के पास 70,000 सरप्लस है। दूसरा, शेयर्स इन बी लिमिटेड है, ये वाई लिमिटेड है 150 के, लेकिन इनको देना 180 है, तो इनके केस में डेफिशिएंसी है 30,000 की। 5 लाख एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू ए का टोटल आ गया, बी का टोटल आ गया 460, सी का टोटल आ गया 30,000 और डी का टोटल आ गया 70,000। इसके बाद हमने लिखा एस्टिमेटेड सरप्लस कैरी टू लास्ट कॉलम। एस्टिमेटेड सरप्लस हमने लास्ट कॉलम में कैरी कर लिया। कितना है ये देख रहे हैं आप, 70,000 का एस्टिमेटेड सरप्लस कैरी टू लास्ट कॉलम आ गया। अब हमने क्या करना है, आप देख पा रहे हैं बड़ा क्लियर हमारा मैसेज है इसमें कि ये 8 लाख इसका प्लस 70,000 इसका, टोटल मेरे पास 870 हो गया। ये जो 870 हमारे पास टोटल आया, ये हमने यहाँ पर रख लेने, इस यहाँ से पेमेंटें शुरू करेंगे हम। 870 हमारे पास ये है, 8 लाख पहले पार्ट का, ए लिस्ट का, बी लिस्ट का 70, दोनों को मिलाकर 870।
और जब हम 870 लिखते हैं तो 870 इस लाइन के आगे लिखना है। वी हैव टू राइट 870 इन फ्रंट ऑफ दिस लाइन। किस लाइन के आगे लिखना है जी हमने? ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन। एस्टिमेटेड टोटल एसेट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उल्ट पुल्ट नहीं लिखनी। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर, नंबर 1 पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की पेमेंट है, नंबर 2 पे डिवेंचर होल्डर की पेमेंट है, और फिर अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। ये सीरियल वाइज में है। ए और बी लिस्ट होगी, ये सी लिस्ट में आएगा, ये डी लिस्ट आएगी, और ये ई लिस्ट में आएंगे। ए भी हम पहले ही कवर कराए हैं। ए बी सी डी ई ऐसे बनेगा। तो इस सिस्टम से लिखे हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ टोटल एसेट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिखना है, फिर डिवेंचर होल्डर्स एंड देन अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये हमारा इसके सामने टोटल लिखना है। इस कॉलम में जब भी कुछ लिखते हैं तो कुछ ना कुछ लिख कर लिखते हैं। देखो जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, लाइन लिखकर इसके कॉलम में लिखना होता है। और जब अंदर लिखना है तो ये समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स आपको दिख रहा है, समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स बनी हुई है, और समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स आ गया बेटा हमारे पास। इसमें लिखना है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट स्पेसिफिकली प्लेज, ये ए वाला टोटल बेटा, ये वाला जो प्लेज्ड है उसकी एस्टिमेटेड रियलाइज वैल्यू, और अदर एसेट ये वाले यहां से। तो ये टोटल हमने लिखकर इसको टोटल कर लेना है। दिस इज ग्रोस एसेट्स, लिखना नहीं बाहर, बाहर नहीं कैरिएट करना। ये हमारी एसेट साइड यहाँ खत्म हो जाती है। इसके बाद हम शुरू करेंगे लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड जब शुरू करते हैं तो इधर ग्रोस लाइबिलिटी का कॉलम और आ जाता है, एक्स्ट्रा ग्रोस लाइबिलिटीज का कॉलम इधर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे। तो ये हमारा ग्रोस लाइबिलिटी का कॉलम और बनाना है हमने। एसेट वाला पोर्शन खत्म। नाउ लाइबिलिटी साइड स्टार्ट्स। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है। वैसे तो हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ लिखने के लिए भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी थे, क्योंकि लाइबिलिटीज में तो सिक्योर्ड क्रेडिटर शो करूंगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, लिस्ट बी तो हम बनाए हैं, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऊपर हम लिखा है, पेमेंट कर रहे हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी फुली कवर्ड अगेंस्ट द एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड। तो जो फुली कवर्ड है वो वाले लिस्ट बी वाले लेने हैं, सारे की बात नहीं कर रहा। तो फुली कवर्ड कैसे पता लगेंगे बेटा हमारे पास? ये बी माइनस सी करके आएगा। 460 की टोटल ड्यू है, 30,000 की डेफिशिएंसी माइनस कर दी, तो ये बेटा हमारे पास 430 के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। आप इसको ए माइनस डी करेंगे तो भी यही आएगा। ए में 5 लाख, डी में 70,000, तो भी 430। तो दोनों तरफ से ये सेम होता है। हम बी माइनस सी करके लेते हैं इसे, ये वाला बी माइनस सी। ये आपको बिल्कुल एज इट इज फॉर्मेटेड बनाना है। ऊपर नीचे कर दोगे नंबर गए, इट इज स्पेसिफिकली ऐसे ही बनाना है। कहीं ऊपर नीचे कोई वर्ड ऊपर नीचे नहीं करना, कोई लाइन ऊपर नीचे नहीं करनी, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता मैं इसे। दिस इज टू बी मग्ड अप, से आई कैन से इट लाइक दिस, कि आप इसको मग अप कर लो। 15 नंबर है आपके ये, इसको लिख कर देखें एक दो बार। फिर आ गया बेटा इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ये गिवन होंगे लिस्ट पे क्वेश्चन में अगर प्रैक्टिकल करते हैं। तो अभी हमने अज्यूम कर लिया है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। हमने माना 120 के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, तो 120 की हमने पेमेंट कर देनी है। आप देख रहे हैं 120 के ये क्रेडिटर्स, हमने 120 इधर लिख दिया। ग्रॉस लाइबिलिटी में भी 120, बाहर भी 120, टोटल 870 था। 870 में से 120 माइनस हो गया, तो 750 रह गया। अब किसके लिए रह गया? अब देखें आपका ये चला गया, ये खत्म हो गया, प्रेफरेंशियल की पेमेंट हो गई। अब हमने लिखा सरप्लस अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो बाकी जितने रह गए उन सब के लिए डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो सरप्लस ये किसके लिए रह गया? दोनों के लिए। सरप्लस अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर कितना रह गया? 750। 750 रह गया हमारा ये सरप्लस। अब इस 750 में से
डिवेंचर होल्डर का अमाउंट हमने अज्यूम कर लिया डी पार्ट में 250 है। ये आगे डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एज पर लिस्ट डी। ये लिखना ही है ABCD, कुछ नहीं करना है इसका। लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी, ये लिखना है, इसका फॉर्मेट का पार्ट है। 250 आ गया इधर भी और इधर भी, इधर 250 माइनस कर दिया 750 में से, तो हमारे पास जो बचा सरप्लस अवेलेबल फॉर अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अब हमारे पास दोनों चले गए, ये भी चला गया, प्रेफरेंशियल भी चला गया, डिवेंचर होल्डर्स की भी पेमेंट होगी, तो अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स रह गए। अब ये 5 लाख के अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आ गए, ये भी हमें गिवन होंगे। तो अब आगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ई, ये हमने लिख लिए लिस्ट ई, वैसे ही सीरियल वाइज है। क्रेडिटर्स का अमाउंट था 6 लाख, बिल पेबल का अमाउंट था 50,000, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर बिल्स थी 20,000, और ये जो डेफिशिएंसी निकाली है ये भी यहाँ आती है, इसके भी पेमेंट देनी है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये भी लिख ली डेफिशिएंसी जो भी आएगी वहां से। तो अब हमने ये सारी पेमेंट 7 लाख की बनी। 7 लाख की पेमेंट करने के बाद जो हमारे पास 5 लाख बैलेंस था, पेमेंट हमने 7 लाख करनी है, तो अब हमारे पास जो बचा नेगेटिव बचेगा तो डेफिशिएंसी, और पॉजिटिव बचेगा तो एस्टिमेटेड सरप्लस। एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स टू क्रेडिटर्स, या सरप्लस आएगा या डेफिशिएंसी आएगी। एस्टिमेटेड सरप्लस अगर पॉजिटिव बचेगा तो सरप्लस, नेगेटिव बचेगा तो डेफिशिएंसी। ये हमारी क्रेडिटर्स की पेमेंट भी होगी, पहले एसेट आगे ऊपर, फिर सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट होगी। 3 लाइबिलिटीज लिखते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी मेंशन करते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट पहले ही कर चुके हैं इसलिए बाहर नहीं लिखा। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को लिखना है लेकिन पेमेंट पहले ही करी हुई है बी लिस्ट में, इसलिए बाहर नहीं लिखा। C, D और E ये तीनों लिख दिए। इसके आगे हम चलेंगे। इसके बाद अब बेटा आप देख रहे हैं ये हमने बना लिया, यहां तक हो गया। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर ये डेफिशिएंसी कहते हैं, पॉजिटिव आ जाएगा तो सरप्लस कहते हैं, एज रिगार्ड्स टू क्रेडिटर्स कहते हैं। जब नेगेटिव आता है फिर जुड़ना शुरू हो जाता है बेटा ये हमारे पास। फिर हमने लिखा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की पेमेंट करेंगे, जितने प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल पेड अप है वो लिखेंगे। 1 लाख रुपया हमने एज्यूम कर ली, तो ये नेगेटिव हो गया। 2 लाख पहले ही लॉस था, 1 लाख और माइनस करा तो 3 लाख नेगेटिव हो गया अब। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, या शेयर होल्डर लिख लो, एज पर लिस्ट HG, ये 150 इनका देना है। अब ये बेटा सपोज करो टोटल 150 है और उसमें कॉल्स इन एरियर भी हैं 1000 के, तो माइनस करके लेने हैं कॉल्स इन एरियर। वो कौन से कॉल्स इन एरियर हैं? जो अनकलेक्टेड है, जो कलेक्टेड हो गए वो ऊपर लिखने हैं। देखो मैंने आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर कलेक्टेड लिखे हैं, ये कॉल्स इन एरियर अगर कलेक्ट हो गए तो ये इधर लिखने हैं। जो कॉल्स इन एरियर कलेक्ट नहीं होंगे, से 10,000 थे कॉल्स इन एरियर, 7,000 कलेक्ट हो गए तो 7,000 यहाँ आ जाएंगे, विच आर नॉट कलेक्टेड, अनकलेक्टेड है वो यहाँ से माइनस हो जाएंगे कॉल्स इन एरियर। 2 लाख में से ये 250 माइनस चला गया तो नेगेटिव आ गया, तो अगर नेगेटिव आएगा तो डेफिशिएंसी, अगर पॉजिटिव आएगा तो सरप्लस, एज पर लिस्ट H। नेगेटिव आए तो डेफिशिएंसी और पॉजिटिव आए तो सरप्लस। अब अगर आप मेरे से पूछें कि सर आपने कॉलम बनाया था ग्रॉस लाइबिलिटी का, ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, ये खत्म हो गया। हमने एक तो हमने एक यहाँ पर एक कॉलम बनाया था ग्रॉस लाइबिलिटीज का। अगर मुझे कोई पूछे सर आपने टोटल बनाया इसको करना क्या करना था, इसका टोटल बेटा अगर आपने करना है यहाँ टोटल कर लो इसका। यू मे विल मेक ए टोटल ऑफ दिस अकाउंट हेयर। कैसे करेंगे, मैं इसका टोटल कर देता हूँ। 7 to 9 10 और 14 15 लाख हो गया, इसका टोटल बनाया 15 लाख। ये ग्रॉस लाइबिलिटीज का टोटल। ग्रॉस एसेट का टोटल 13 लाख। तो यहाँ पर अगर मैं ग्रॉस एसेट्स माइनस ग्रॉस लाइबिलिटीज करता हूँ तो भी यही 2 लाख आएगा। आप चेक कर लें बेशक, ग्रॉस एसेट थे 13 लाख, ग्रॉस लाइबिलिटीज थी 15 लाख, तो ये हम माइनस करके 2 लाख आएगा, नेगेटिव 2 लाख। तो ये हमारा सेम आएगा, इधर से भी सेम उधर से भी सेम। आप इसको भी कर सकते हैं, ऐसे ट्राई कर सकते हैं। अब आप देखें मैंने एक दूसरा क्वेश्चन किया है, और इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें बिल्कुल सेम फॉर्मेट में,
पहले लिखे एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड एज पर लिस्ट ए, उनका टोटल कर लिया। फिर एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड ए बी सी डी 4 कॉलम बना लिए। फिर इसका सरप्लस कैरी टू लास्ट कॉलम करके इसका टोटल लिख दिया। फिर एस्टिमेटेड रिलायजेबल वैल्यू ऑफ एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स बना ली। फिर जहां लाइबिलिटी शुरू हुई इधर ग्रॉस लाइबिलिटीज का कॉलम शुरू हो गया। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी लिखा। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी लिखा। फिर एस्टिमेटेड सरप्लस फॉर डिवेंचर होल्डर्स एंड अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर रह गया। फिर डिवेंचर होल्डर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा जो फ्लोटिंग चार्ज पर सिक्योर्ड थे। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिखा। ये इसका ग्रॉस लाइबिलिटीज का टोटल 1145,000 आ गया। ग्रॉस एसेट इतने थे, तो डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू क्रेडिटर्स आ गए। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट लिखा। फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स का अमाउंट लिखा और फिर डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच निकाल ली। तो ये हमने सारा कुछ करके हमने ये सारी बनाई। ये हमारा पार्ट एक खत्म हो गया। ये हमने सीखना है क्योंकि इसका 15 मार्क्स का फॉर्मेट आता है। ये 15 मार्क्स का फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट के अंदर ही प्रैक्टिकल होता है। अगर इसका प्रैक्टिकल आ जाए तो इसी फॉर्मेट में है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 की वर्किंग देखी, तो हमने इसी फॉर्मेट के अंदर सारा कुछ करना होता है।